वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंड्रयू मार्वेल। एंड्रयू मार्वेल जो है एक मेटाफिजिकल पोएट थे। 1621 में पैदा हुए थे और 1678 में इनकी डेथ हुई थी। वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएट 17th सेंचुरी के। मेटाफिजिकल पोएट जो है 17th सेंचुरी की थे। नोन फॉर हिज विटी कॉम्प्लेक्स वर्स एंड पॉलिटिकल एंगेजमेंट। जो इन पोएम्स होती थी उनमें विटी कॉम्प्लेक्स वर्ड्स होते थे और पॉलिटिकल एंगेजमेंट मतलब ये पॉलिटिकल जो है स्टायर करते थे। Born in Wanstead, Yorkshire, he was the son of clergyman. यॉर्कशायर में पैदा हुए थे, क्लर्जीमैन के बेटे थे। एजुकेट हुए थे ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में, वेयर ही एंटर्ड एट द एज ऑफ 13 एंड अर्न बीए। तो कैम्ब्रिज में जो है ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में जो है उन्होंने बीए की 3 साल की उम्र में जो है 13 साल की उम्र में जो है इन्होंने बीए की बाई 1639। 9 तक जो है 1639 तक इन्होंने बीए कर ली थी। आफ्टर यूनिवर्सिटी मार्वेल traveled extensively in Europe, including Holland, France, Italy, and Spain, likely both for education and to escape the turbulence of the English Civil War. जब इन्होंने 13 साल की उम्र में बीए कर दी 1639 में, उसके बाद जो है ये यूरोप चले गए। हॉलैंड, फ्रांस, इटली, स्पेन वहाँ पे घूमे अच्छे से, क्योंकि सिविल वार चल रही थी इंग्लैंड में, तो इसलिए जो है वो बाहर गए। During the 1660 and 1642 and 1650s, he became deeply involved in politics and writing. 1640s और 1650s में ये इन्वॉल्व हुए पॉलिटिक्स में और राइटिंग में। ही सर्व्ड एज अ ट्यूटर टू डॉटर ऑफ लॉर्ड फेयरफैक्स, अ लीडिंग पार्लियामेंट्री जनरल। तो लॉर्ड फेयरफैक्स जो है एक उसको जो है उसकी डॉटर को जो है वो क्या करने लगे, पढ़ाने लगे। मतलब लॉर्ड फेयरफैक्स की डॉटर को जो है पढ़ाने लगे, वहां पे एक ट्यूटर बने। Marvel's political career advanced when he became Latin Secretary to the Council of States, working alongside John Milton and later as Member of Parliament for Hull from 1659 until his death. तो मार्वल का पॉलिटिकल करियर जो है एडवांस हुआ जब ये क्या बने, एक सेक्रेटरी बने काउंसिल ऑफ स्टेट के। काउंसिल ऑफ स्टेट के सेक्रेटरी बने और काम करने लगे, जॉन मिल्टन की तरह ही काम करने लगे। और बाद में जो है ये क्या बने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने 1659 में। तो अंटिल हिज मतलब डेथ तक जो है ये क्या रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। A staunch supporter of republicanism, he skillfully navigated the dangerous shifts between the Commonwealth and Restoration, sometimes writing satirical pamphlets critical of monarchy and corruption. तो इन्होंने जो है स्किलफुली जो है अपने आप को मैनेज किया कॉमनवेल्थ और रेस्टोरेशन के बीच में। तो ये ज़्यादातर पैम्पलेट्स लिखते थे, जैसे जॉन मिल्टन लिखते थे, इसी तरह एंड्रयू मार्वेल भी पैम्पलेट्स लिखते थे अगेंस्ट मोनार्की। और ये प्यूरिटन थे और प्यूरिटन को सपोर्ट करते थे। Marvel's poetry reflects both his metaphysical influences, witty conceits, intellectual playfulness, and profound sense of nature, love, and politics. इन पोएट्री में मेटाफिजिकल इन्फ्लुएंस दिखता ही, क्योंकि मेटाफिजिकल पोएट थे और कंसीट्स यूज करते थे। और इनके पोएम में लव और पॉलिटिक्स में जो है ये थीम होती थी। हिज बेस्ट पोएम्स इंक्लूड, कौन सी पोएम, टू हिज क्वाई मिस्ट्रेस है विद इट्स फेमस कार्पे डाइम आर्ग्यूमेंट। टू हिज क्वाई मिस्ट्रेस में इसने कार्पे डाइम आर्ग्यूमेंट दिया है। द गार्डन सेलिब्रेटिंग नेचर्स कॉन्टेम्पलेटिव प्लेजर एंड एन होरेशियन ओड upon Cromwell's return from England. ये 3 poem to his mistress, The Garden and Horatian Ode upon Cromwell's return from England, ये इनकी जो है इम्पोर्टेंट वर्क है। उसके बाद जो है बात करेंगे, दो हिज पोएट्री सर्कुलेटेड इन मैन्युस्क्रिप्ट ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, इट वाज ओनली पब्लिश्ड पोस्टमसली इन 1681। इनकी पोएट्री जो है मैन्युस्क्रिप्ट में जो है पहले पब्लिश होती थी, वो सर्कुलेट होती थी, बाद में इन्होंने जो है इनकी डेथ के बाद जो है इनकी पोएम पब्लिश हुई। मार्वेल डाइड सडनली इन 1678, possibly of fever, though rumors of poisoning circulated due to his outspoken political views. इनकी जो सडन डेथ हुई वो 1678 में हुई। रिमर्स जो हुए कि इनको जो है पॉइजन हो गया था, बट पता नहीं उसके क्या व्यूज हैं। ये रिमर्स ये थे कि इनको पॉइजन खिलाया गया था।
और आज जो है इसको बोलते हैं मेटाफिजिकल पोएट और बहुत इम्पोर्टेंट पोएट में से माने जाते हैं। द गार्डन जो है इन्होंने कंपोज किया था अराउंड 1650 और 1652 के बीच में, जब मार्वल जो है ट्यूटर थे लॉर्ड फेयरफैक्स की बेटी को जो है पढ़ाते थे at Nan Appleton House where he wrote many of his best poems. लॉर्ड फेयरफैक्स के घर में जब ट्यूटर थे ये, तो तब उन्होंने बड़ी पोएम्स लिखी 1650 टू 1652 के बीच में। गार्डन सेलिब्रेट्स द पीस एंड परफेक्शन ऑफ नेचर ओवर द बिजीनेस ऑफ कोर्टली एंड रोमांटिक परस्यूट्स। यहाँ पे जो है इसकी थीम क्या है, क्या ये जो पोएम लिखी है ये सेलिब्रेट करती है परफेक्शन ऑफ नेचर। बिजीनेस जो कोर्टली लाइफ है वहाँ पे जो है लॉर्ड फेयरफैक्स में जाता है, वहाँ पे आराम है, उसको अपना काम कर रहा है। कंसिडर्ड अ मास्टरपीस ऑफ 17th सेंचुरी लिरिक पोएट्री ब्लेंडिंग मेटाफिजिकल विट एंड क्लासिकल इमेजरी। इसमें मेटाफिजिकल विट है, क्लासिकल इमेजरी है, और पहले पब्लिश हुई थी 1681 मिसलिनियस पोएम्स में। मिसलिनियस पोएम्स में जो है पहले पब्लिश हुई। अब इम्पोर्टेंट लाइंस ये हैं इसकी, सोसाइटी इज ऑल बट रूड टू दिस डिलीशियस सॉलिट्यूड। ये याद रखनी है। द माइंड दैट ओशन वेयर ईच काइंड डज इट्स ओन रिजेम्बलेंस फाइंड। उसके बाद जो है इनकी पोएम जो है टू हिज क्वाई मिस्ट्रेस, इसको इंट्रोडक्शन हटा देंगे। हिज क्वाई मिस्ट्रेस है, हिज क्वाई मिस्ट्रेस जो है 1881 में जो है इसने पब्लिश करवाई। इसकी जो पब्लिश हुई इसकी डेथ के बाद हुई, मगर जो लिखी थी 1650 और 1652 के बीच में टू हिज क्वाई मिस्ट्रेस इन्होंने लिखी। ये एक फेमस पोएम है और ये कार्पे डाइम फिलॉसफी को फॉलो करती है। कार्पे डाइम फिलॉसफी मतलब जो इस वक्त है उसी प्रेजेंट टाइम को जियो, खाओ पियो ऐश करो, फ्यूचर किसने देखा है, इसका मतलब ये कार्पे डाइम फिलॉसफी बोलते हैं इसको। आर्ग्यूज बिकॉज लाइफ इज शॉर्ट हैज बिलीव्ड शॉर्ट नॉट वेस्ट प्लेइंग हार्ड टू क्वाइनेस। शर्म नहीं करनी है, लाइफ शॉर्ट है, जो भी है टाइम का सही इस्तेमाल करो, आगे मत देखो आगे क्या होगा। ये कार्पे डाइम फिलॉसफी है, यही इस पोएम में यूज हुई है। He blends humor, passion and vivid imagery to urge her to seize the moment. यहाँ पे जो है इमेजरी यूज करता है, अपने बिलावड को बोलता है कि इस मोमेंट को सीज करो, रोको और इस मोमेंट को निकालो और एंजॉय करो। Poems wit and powerful metaphysical conceits make it a masterpiece of 17th century poetry. इसकी wit powerful जो metaphysical conceits हुए हैं, ये इसको एक masterpiece बनाती है 17th century का। फुल पोएम ये है, had we but world enough time this coyness really were no crime। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता तो हम आप अगर शर्म भी करते ये कोई क्राइम नहीं होता। we would sit down and think which way to walk and pass our long lost day। हम बैठते और बहुत ज़्यादा घूमते फिरते और आराम से करते, मगर हमारे पास टाइम नहीं है। thou by the Indian Ganges side shouldest rubbish I find the tide। तो फाइंड आई बाय द टाइड बोलता आप गंगा रिवर के किनारे जाते, मैं जो है रबीज के किनारे जाता, हम आराम से टाइम पास करते टाइड्स को देखते। आप हम्बर वुड कंप्लेन, हम्बर रिवर के किनारे जाते और मैं वहाँ पे देखता, वहाँ से आपको मिस करता। आई वुड लव यू 10 years बिफोर द फ्लड एंड यू शुड इफ यू प्लीज रिफ्यूज टिल द कन्वर्जन ऑफ द ज्यूज। जब 10 years पहले फ्लड आया तब से मैं प्यार करता, और जब तक ना ज्यूज कन्वर्ट होते तब तक मैं प्यार करता। हम रुकते और हमारे पास टाइम नहीं है। माई वेजिटेबल लव शुड ग्रो वास्टर देन एम्पायर्स एंड मोर स्लो। मेरा लव जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता, फिर मॉडरेटली चला जाता आगे, मगर हमारे पास टाइम नहीं है। ये यहाँ पे जो है ये पोएम आप अच्छे से पढ़ना, ये लंबी पोएम है। ये जो टेक्स्ट है वो अवेलेबल है, आप आराम से इसको पढ़ सकते हो। नेक्स्ट जो है एन हॉरेशन ओड अपॉन क्रॉमवेल्स रिटर्न फ्रॉम इंग्लैंड। यहाँ पे क्रॉमवेल को जो है वेलकम किया है, ये 1650 में लिखा गया है। और ओलिवर क्रॉमवेल का ब्रूटल कैंपेन जो है इंग्लैंड में जो चल रहा था उसका उसके बारे में। मार्वल जो है 29 ईयर का था एंड ऑलरेडी अ कीन ऑब्जर्वर ऑफ द पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा था, इंग्लिश सिविल वार चल रही थी, उस पे जो ऑब्जर्व कर रहा था एंड्रयू मार्वल अच्छे से। टाइटल का मतलब है होरेशियन बिकॉज इट इमिटेट्स मेडिटेटिव बैलेंस स्टाइल ऑफ रोमन पोएट हॉरेस। हॉरेस को जो है फॉलो करता है, हॉरेस का स्टाइल को जो है फॉलो करता है, इसलिए जो है हॉरेशियन स्टाइल बोलते हैं। रिमार्केबल फॉर इट्स इवन हैंडेड
tone. While it praises Cromwell's energy and leadership, it also reflects on the tragic execution of King Charles I and the moral ambiguity of revolution. ये प्रेज करता है और ओलिवर क्रॉमवेल की लीडरशिप को, और ऑल्सो रिफ्लेक्ट करता है कि किंग चार्ल्स वन जो है उसका जो मतलब किंग चार्ल्स वन कितना मतलब खराब था, उसको एग्जीक्यूट किया गया था, उसका एग्जीक्यूशन को भी बताता है, और ओलिवर क्रॉमवेल को रिटर्न को भी बताता है कि कैसे वो वापस आता है, गद्दी पे चढ़ता है। ये पब्लिश नहीं हुई थी उसकी लाइफ टाइम में, ये मैन्युस्क्रिप्ट में सर्कुलेट हुई थी, ये बाद में पब्लिश हुई थी उनके डेथ के बाद, एंड्रयू मार्वेल की डेथ के बाद 1650 में लिखी गई है। यहाँ पे सिंपल पोएम है। द पोएम बिगिंस बाय प्रेजिंग क्रॉमवेल रेस्टलेस एनर्जी एंड एम्बिशन। क्रॉमवेल की रेस्टलेस एनर्जी और एम्बिशन को जो है ये क्या करता है, प्रेज करता है। हाउ ही लेफ्ट हिज प्राइवेट लाइफ टू प्लंज इनटू अ chaos of war, achieving victory over the royalists and now in Ireland. Marvel describes Cromwell's conquest and his swift decisive action. यहाँ पे उसको प्रेज करता है कि कैसे उसने अपनी आराम वाली जिंदगी छोड़ दी और वार में कूद पड़ा और विक्ट्री ली रॉयलिस्ट के खिलाफ, और अब आयरलैंड में जो है वो जीत गया। ठीक है, मार्वल यहाँ पे डिस्क्राइब करता है उसकी कॉन्क्वेस्ट को, उसके एक्शन को। बट द पोएम आल्सो शिफ्ट्स इन mournful reflection. It describes the trial and execution of King Charles I in poignant, respectful lines acknowledging the king's dignity in death. अब जो है किंग चार्ल्स वन के बारे में भी बताती है ये पोएम, बोलती है कि उसका जो है एग्जीक्यूशन हुआ रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज में, उसके बारे में भी डिस्कस करता है। Marvel does not condemn the execution but recognizes its gravity. The poem ends in contemplating Cromwell's future. He must not only conquer but also govern wisely. यहाँ पे condemn नहीं करता है किंग चार्ल्स जो वन है उसकी एग्जीक्यूशन को, उसकी फांसी को कंडेम नहीं करता, बल्कि बताता है कि बड़ा कंसर्निंग चीज, कंसर्निंग इवेंट हुआ ये इंसिडेंट जो है कंसर्निंग हुआ, और कंटेम्पलेट सोचता है कि क्रॉमवेल क्या फ्यूचर में सही रूल करेगा या नहीं करेगा, जिसके लिए वो जीता, जिस जील से वो जीता, क्या वैसा रूल करेगा या नहीं करेगा, वो भी बात करता है यहाँ पे। ये है इनके बारे में जो एंड्रयू मार्वेल थे। एंड्रयू मार्वेल को डिटेल में हमने डिस्कस किया, जो भी इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं इनकी 3 पोएम्स, द गार्डन, टू हिज क्वायर मिस्ट्रेस, एंड होरेशियन ओड अपॉन क्रॉमवेल्स रिटर्न फ्रॉम इंग्लैंड। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।